आपने सुना होगा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, छोटी छोटी मगर काम की बातें। तो अगर घर की मैं बात करूं, आपके घर की, घर में अगर खर्च कम करना हो, घर में अगर कॉस्ट कट करनी हो तो कैसे करेंगे? जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी रूम जिसको कहते हैं, जब भी वहां से आप बाहर निकले वहां की लाइट बंद कर दें, फैन बंद कर दें, एसी ऑफ कर दें, कूलर ऑफ कर दें, है ना। तो ये बंद कर दो, तो इससे क्या होगा? बिजली की खपत कम होगी, बिजली का बिल कम आएगा, खर्चा कम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक यूट्यूब वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम सारे केस स्टडी क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये केस स्टडी क्वेश्चन कहां से हैं? आपके स्टडी मैट से। आपका स्टडी मैट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 केस स्टडी क्वेश्चन है उसके अंदर। उसमें 19 क्वेश्चंस हैं। कितने? 19 क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस इस यूट्यूब वीडियो सीरीज के अंदर हम डिटेल में कवर कर रहे हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, और साथ में ये बता रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से लिखना होता है, कितना लिखना होता है, और किस प्रकार से आपके आंसर की प्रेजेंटेशन होगी, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और रेस्पेक्टिव लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप पहले से इस यूट्यूब सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं तब तो आप देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब सीरीज को देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियोस को जो यूट्यूब पे डाली गई हैं, पिछले क्वेश्चंस की वीडियोस को जो यूट्यूब पे डाली गई हैं उनको देख सकते हैं, और यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में समझ आएगा। तो स्टडी मैट निकाल लीजिए, पेज नंबर है 13.26। आपका स्टडी मैट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सीए फाइनल कॉस्टिंग न्यू सिलेबस, पेज नंबर 13.26। निकालिए क्वेश्चन आपने। अच्छा, अपनी टेक्निक क्या है? सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद मन ही मन सोचते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, उस चैप्टर का कौन से वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा इसके आंसर को लिखने में। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। तो ये रही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। यू आर वर्किंग एज ए फाइनेंस मैनेजर इन जेन, ये कंपनी का नाम है, और यानी क्या बोला? यू आर वर्किंग एज ए फाइनेंस मैनेजर, यानी हमारी बात कर रहा है। इस कंपनी के अंदर हम क्या है? फाइनेंस मैनेजर। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज अप्रोच्ड यू टू अंडरस्टैंड वेदर माइनर इंप्रूवमेंट, शब्द पे ध्यान दो, माइनर इंप्रूवमेंट वुड बी यूजफुल गिवन द साइज ऑफ कंपनी। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड यू टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ वारंटी रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट एंड सबमिट ए रिपोर्ट कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी हमसे वो एक रिपोर्ट मांग रहे हैं और उस रिपोर्ट के अंदर हमें 4 बातों के ऊपर उनको बताना है। और उन्होंने क्या पूछा कि जो माइनर इंप्रूवमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं, क्या वो हमारी कंपनी के लिए भी फायदेमंद है? ऐसा उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि नॉर्मली कंपनी अगर बहुत बड़ी हो तो ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े इंप्रूवमेंट ही वो करेगी। तो इन्होंने पूछा क्या छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके हम कंपनी को आगे ले जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन का ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वारंटी रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट, यानी कि ये वारंटी और गारंटी दोनों दिया करते हैं। वारंटी मतलब क्या होता है? आपने कोई आइटम खरीदा, अगर वारंटी में है, खराब हो गया तो आपको वो कंपनी फ्री में रिपेयर करके देगी अगर वारंटी पीरियड में है तो। अगर गारंटी पीरियड में है तो रिप्लेस करके देगी। वारंटी में रिपेयर और गारंटी में रिप्लेस, यानी खराब वाला आपसे ले लेगी और नए वाला आपको दे देगी। तो इस कंपनी में भी ऐसा ही कुछ होता होगा, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ी है? रिक्वायरमेंट। तो वो दूसरे क्वेश्चन क्या है उनका कि बताओ कि क्या जो वारंटी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट वाला जो प्रोसेस है इसको एग्जामिन करो, यानी हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बेसिकली हमें कुछ सजेशन देना पड़ेगा, हमें कुछ समझाना पड़ेगा। किसको? फाइनेंस डायरेक्टर को। आप क्या हो? फाइनेंस मैनेजर। अच्छा जी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द सीईओ रेफरिंग टू व्हेन ही सेज माइनर इंप्रूवमेंट। जब वो माइनर इंप्रूवमेंट शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इस बात को एक्सप्लेन करें। एक तो बोला व्हाट इज और दूसरा क्या बोला? एक्सप्लेन। तो ध्यान दीजिए जरा, माइनर इंप्रूवमेंट, सोचिए मन के अंदर किस चैप्टर में आपने माइनर इंप्रूवमेंट की बात की थी। तो आपको याद आएगा एक कॉन्सेप्ट है काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। यहां पर हम छोटे छोटे इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, यहां पर हम स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं। और हम क्या बोलते हैं? कोई बड़ा चेंज मत करो,
छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करो, इससे हमारी कंपनी आगे बढ़ जाएगी। हाँ जी, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तब भी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने से कंपनी का उद्धार हो सकता है। आपने सुना होगा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना, छोटी छोटी मगर काम की बातें। तो अगर घर की मैं बात करूं, आपके घर की, घर में अगर खर्च कम करना हो, घर में अगर कॉस्ट कट करनी हो तो कैसे करेंगे? जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी रूम जिसको कहते हैं, जब भी वहां से आप बाहर निकले वहां की लाइट बंद कर दें, फैन बंद कर दें, एसी ऑफ कर दें, कूलर ऑफ कर दें, है ना। तो ये बंद कर दो, तो इससे क्या होगा? बिजली की खपत कम होगी, बिजली का बिल कम आएगा, खर्चा कम हो गया। आपने सुना होगा अपने पिताजी को बोलते हुए कि भाई जब कोई रूम में बैठा नहीं है तब तो पंखे को बंद कर दो। सुना है ना आपने? तो इसी की बात कर रहे हैं, वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट। टेक्निकल शब्द इसको बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या बताना है हमें? हमें एक तो ये बताना है कि माइनर इंप्रूवमेंट से सीईओ का मतलब था काइजन कॉस्टिंग, और काइजन कॉस्टिंग को यहां पर एक्सप्लेन कर देना है। मतलब काइजन कॉस्टिंग का मीनिंग प्लस उसके अंदर आने वाली कुछ अहम बातें लिख देंगे, आपका रिप्लाई बन जाएगा। यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आपका आंसर तैयार हो गया। समझ में आई बात? देखा आपने कैसे क्वेश्चन पढ़ा नहीं है मैंने अभी तक? अभी क्या पढ़ी है मैंने? सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को पढ़कर मैं ये बात समझ गया कि भाई चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, हाँ, काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, उसके बारे में बोल रहे हैं सीईओ साहब कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना क्या हमारे लिए भी फायदेमंद है? तो जवाब है हाँ। चाहे कोई कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके भी कंपनी का उद्धार हो सकता है। कैसे लगा ये सेंटेंस? अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। रिक्वायरमेंट नंबर 2, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ सच माइनर इंप्रूवमेंट। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है लिस्ट दे दो बस। भाई क्या क्या सामान लाना है जरा लिस्ट बताओ। हाँ भाई आटा लेके आना है 5 किलो, हाँ भाई चीनी लेके आनी है 5 किलो, हाँ भाई चावल लेके आना है 5 किलो। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? लिस्ट बताओ। तो यहां पर भी क्या करना है? जो भी बेनिफिट्स इस काइजन कॉस्टिंग से होने वाले हैं उनकी लिस्ट बता दो, यानी कि 4-5 पॉइंट लिख दो जो फायदे होंगे इसको अपनाने से। देखो पहला फायदा आपको बता दूं, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट के अंदर ना ज्यादा खर्चा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है बहुत ही बड़ी, वो हर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके फाइल में रखती है। अगर धीरे धीरे वो अपनी कंपनी के कल्चर को चेंज करे, प्रिंट करना कम कर दे, सभी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रखे, इससे क्या होगा? कंपनी की कॉस्ट भी कट हो जाएगी और साथ में ये कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगी। मानते कि नहीं मानते? कंपनी की कॉस्ट भी कम। प्रिंटर खरीदना है क्या? नहीं खरीदना। डॉक्यूमेंट खराब होने की टेंशन खत्म, सब पीडीएफ फॉर्म में, उसका बैकअप लेते रहो। अच्छा, जब प्रिंटर नहीं खरीदना तो क्या प्रिंटर चलाने वाले व्यक्ति को जॉब पे रखना है क्या? नहीं रखना। कॉस्ट में सेविंग। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े प्रिंटर लगे होते हैं और उसके साथ में खड़ा होता है व्यक्ति जो प्रिंट करके इंप्लॉइज को देता है। आप गए उसके पास, भैया ये 2 पेज प्रिंट कर दो, फटाक से 2 पेज प्रिंट कर देगा। समझ में आई बात? थर्ड है अप्लाई द अबव प्रोसेस टू द वारंटी क्लेम प्रोसेस एंड एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस कैन बी इंप्रूव्ड। कुल मिलाकर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके क्या हम अपना वारंटी क्लेम प्रोसेस को सुधार सकते हैं? क्या कुछ इंप्रूवमेंट इसमें आ सकती है क्या? इसके बारे में बात करनी है रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर। और चौथा है एनी अदर मैटर विच यू कंसीडर रेलेवेंट। और क्या बोला सीईओ साहब ने? देखो जी, ये 3 सवाल तो मेरे थे, चौथा जो आपको ठीक लगे। आपको लगता है किसी मैटर के ऊपर आपको मुझे एडवाइस करना चाहिए तो आप उस मैटर पे मुझे एडवाइस कर देना। तो भैया हमने इसकी चारों रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया और पढ़ के हमें बात समझ में आ गई है कि यहां पर काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को, अब पढ़ेंगे जी हम क्वेश्चन को आराम आराम से, बिल्कुल समझते हुए, जल्दबाजी नहीं। जेन लिमिटेड इज ए लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या क्या बनाती है ये? मोबाइल। एंड सेल्स इट्स मोबाइल फोन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बेचती है। सर क्या मोबाइल फोन को बनाना बहुत मुश्किल होता है? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। एक कंपनी है एमआई। एमआई के फोन जानते होंगे आप। एमआई अपने फोन चाइना से बनवाती है, बेसिकली चाइनीज कंपनी है ये, और एक व्यक्ति ने एमआई फोन को बेचने का, इंडिया में बेचने का अधिकार उनसे ले लिया है। मतलब उनसे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि साहब इंडिया के अंदर इन फोन्स को मैं बेचूंगा, सिर्फ कोई और नहीं बेच सकता। मतलब इस एरिया का पूरा अधिकार मेरे पास है। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट तो होना ही है ना। तो ये कंपनी क्या बनाती है? मोबाइल बनाती है। Zen Limited is a leading mobile manufacturing company and sells its mobile phone across the world. In a fast changing technological environment, Zen has been able to maintain its leadership
इन स्मार्टफोन सेगमेंट फॉर द थर्ड ईयर इन ए रो नाउ। देख रहे हो आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाई डे चेंज होती जा रही है। आज आपके पास जो फोन है 6 महीने बाद वो फोन पुराना फोन कहलाना शुरू हो जाता है। दोस्त बोलना शुरू कर देते हैं कि भैया नया फोन ले ले यार, नया मॉडल आ गया मार्केट में। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। फोन के अंदर नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं, है ना। एक टाइम पर बटन वाला फोन था, अब टच वाला फोन चल रहा है। हो सकता है एक टाइम पर सेंसर वाला हो जाए फोन, यानी कि आप बस फोन को रखो और बोल के आप फोन से नंबर डायल कर सको। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डे बाई डे टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कोई कंपनी अगर इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेगी तो क्या होगा? कंपनी मार्केट से आउट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे में किसी कंपनी ने उस चेंज को बार बार अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया है तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? नंबर 1। और ये कंपनी भी अभी क्या है? नंबर 1। इसने अपनी लीडरशिप मेंटेन कर रखी, लीडर है मार्केट की, मतलब इसका मार्केट शेयर अच्छा है। अब सोचो, मार्केट शेयर अच्छा है, उसके बाद भी नीचे क्या पूछता सीईओ? क्या छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना हमारे लिए फायदेमंद है? बताओ जरा, पढ़ते हैं आगे। दो द रेवेन्यू हैज ग्रोन year on year, the cost has increased at a higher rate in the mobile phone industry as a whole। अब आई कुछ कंसर्न वाली बात, अब चिंता वाली लाइन आई। क्या बोला भाई? सेल तो हर साल बढ़ रही है बट कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जिस स्पीड से सेल बढ़ रही है ना, उससे ज्यादा स्पीड से कॉस्ट बढ़ रही है। तो कुल मिला के कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम 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 कम, और कम प्रॉफिट पर कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। प्रॉफिट चाहिए, क्यों चाहिए प्रॉफिट? भाई रेंट पे करना है, इंप्लॉयज को सैलरी पे करनी है, इन्वेस्टर को रिटर्न देना है ना, सप्लायर को टाइम पर पेमेंट देनी है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, अपने आप को एक्सपेंड करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो प्रॉफिट तो चाहिए। अब जरा ध्यान देना, कुछ लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ध्यान देना। इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब है ये बात किसी ना किसी ने कही है, वो एज इट इज लिखी है। अच्छा, पहले किसने कही? दिस इज व्हाट सीईओ ऑफ जेन हैज टोल्ड इट्स डायरेक्टर इन ए रिसेंटली कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग। अच्छा, सीईओ साहब ने बोर्ड मीटिंग के अंदर ये बात कही थी। तो जरा पढ़ते हैं उन्होंने बात कही क्या थी। उन्होंने बोला, वी हैव बीन लीडर्स इन रेवेन्यू, वी मस्ट लीड इन कॉस्ट रिडक्शन फ्रंट एज वेल। क्या बोल रहे हैं? हम रेवेन्यू में तो लीडर हैं, हमारी सेल सबसे ज्यादा है, बट हमें कॉस्ट कम करने में भी लीडर बनना है। आई बिलीव वी कैन अचीव दिस विद इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम, हावेवर माइनर दे माइट बी। यानी कि क्या बोलते हैं? इंप्रूवमेंट तो हमें करते रहने होंगे, भले ही कितने छोटे इंप्रूवमेंट हो। आपको बताता हूं, अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, अगर आपको लगता है कि यार अभी 8 घंटे 10 घंटे की सिटिंग मुझसे नहीं हो पाती, मैं नहीं पढ़ पा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, आज का माहौल थोड़ा ऐसा ही है, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करो। कैसे? छोटे छोटे प्लान। आधे घंटे पढ़ने का प्लान बनाओ, वो तो कर लोगे अचीव। 1 घंटे पढ़ने का प्लान बनाओ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा, फिर धीरे धीरे 1.5 घंटा कर दो, फिर धीरे धीरे 2 घंटे, धीरे धीरे 3 घंटे। तो आप देखोगे धीरे 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 आप वो काम करने लगोगे जो एक टाइम पहले आपको लग रहा था इम्पॉसिबल। तो ये है माइनर इंप्रूवमेंट्स की पावर, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट। The net profit margin of the company has fallen from 10% in 2018 to 8% in 19 owing to rise in raw material and repair cost। ध्यान देना जरा, प्रॉफिट कम हो गया है, जैसे कि मैंने कहा भी था, रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं बट जो कॉस्ट है वो और ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, इससे प्रॉफिट क्या हो गए? कम। अच्छा, प्रॉफिट कम होने के 2 रीजन बताए गए हैं। रीजन नंबर 1 बोला, राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। जिन आइटम से मोबाइल बनता है, प्लास्टिक कवर, चिप, बटन्स, है ना, वो उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो भाई फिनिश गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई है। दूसरा रीजन क्या है? रिपेयर कॉस्ट। यानी कि इस कंपनी के पास मोबाइल फोन रिपेयर होने के लिए कुछ ज्यादा ही आते हैं और रिपेयर करने में भी कॉस्ट लगती है, तो रिपेयर कॉस्ट बढ़ गई है। अनदर सिग्निफिकेंट राइज इन द कॉस्ट वाज ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स ऑफ मोबाइल फोन्स विच आर अंडर वारंटी। अगर वारंटी पीरियड में मोबाइल फोन है और कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आ गई, फोन में कुछ दिक्कत आ गई, तो कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कस्टमर से 1 भी रुपया लिए बगैर उस फोन को ठीक करवाना पड़ेगा। अब उस फोन को ठीक करवाना पड़ेगा तो भाई इंजीनियर को तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, खर्चा तो कंपनी का होगा। देयर वॉज एन इंक्रीज इन दीज रिपेयर कॉस्ट बाई ₹1.5 करोड़ विच रिप्रेजेंट 1% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ कंपनी। लो जी, कर लो बात, 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा किसका? रिपेयर कॉस्ट का। और ये करीबन रेवेन्यू का 1% है, यानी कि रेवेन्यू का 1% तो कौन खा गया? रिपेयर का खर्चा। वो गाना आया था ना कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं,
यहां पर कुछ वैसा ही है। रेवेन्यू तो इनका खूब है, बट महंगाई इनको खाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिपेयर ऑब्लिक रिप्लेसमेंट ऑफ अंडर वारंटी प्रोडक्ट इज आउटलाइन बिलो। अब इन्होंने बताया कि प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से ये रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं। अच्छा, रिप्लेस कब करते होंगे ये? जब फोन को ठीक करवाना पॉसिबल नहीं है। मैं एक फोन लेके आया, 6 महीने में फोन में कोई दिक्कत आ गई, मैं गया कंपनी के पास कि भाई ये फोन खराब हो गया, इसको ठीक करो। उन्होंने काफी कोशिश की, ठीक नहीं होगा, तो क्या करेंगे वो? अब वो रिप्लेस करेंगे इसको। क्यों कर रहे हैं वो रिप्लेस? टर्म्स एंड कंडीशन है भैया। द कंपनी ओन 200 रिपेयर सेंटर इन वेरियस सिटीज इन इंडिया। लो भैया, यहां पर एक वर्ड आया है ओन। ओन का मतलब क्या है? हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने 200 कितने 200 अपने खुद के रिपेयर सेंटर खोल रखे। बताओ, रिपेयर सेंटर खोलने में क्या क्या खर्चे हैं? खर्चा नंबर 1, अगर रेंट पे लिया है तो रेंट का खर्चा। खर्चा नंबर 2, बिजली के बिल का खर्चा, क्योंकि लोग वहां पर बैठेंगे, एसी चलेगा, लाइट जलेगी, आरओ लगवाना पड़ेगा। तीसरा, इंप्लॉइज रखने पड़ेंगे वहां पर, फिक्स सैलरी पे करनी पड़ेगी। भाई साहब 3 खर्चे, वो भी क्या परमानेंट नेचर के। किसी महीने अगर कोई रिपेयर का केस नहीं आया तब भी खर्चा तो होगा ही। यानी कि बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट इस कंपनी ने अपने सर पर लगा रखी है। ए कस्टमर हुज फोन इज अंडर वारंटी and requires replacement oblique repair visits any of the 200 center to deposit the faulty mobile phone। किसी का ही फोन खराब हो कहीं पर भी जा सकता है। The technician at service center examine the phone and service center send the phone to centralized repair center at Mumbai। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो 200 सेंटर है, फोन वहां पर रिपेयर नहीं होता, वहां पर सिर्फ फोन सबमिट होता है। अब बताओ कितनी बड़ी गलती। इससे 2 नुकसान है। नुकसान नंबर 1, कस्टमर जब वहां पर फोन देकर जाएगा, फोन सुधरने में समय लगेगा। क्यों? अब ये फोन जाएगा आगे। नुकसान नंबर 2, ये सेंटर खोले ही क्यों है? कस्टमर को बोल दो सीधे मुंबई में डिस्पैच कर देगा। क्यों खोले हैं सेंटर? द फोन्स आर सेंट टू मुंबई इवन फॉर माइनर रिपेयर। मतलब छोटे मोटी दिक्कतें हो तब भी मुंबई भेजना पड़ता है फोन को। मान लो किसी के फोन में आवाज नहीं आ रही, दिक्कत है स्पीकर की, है ना, माइक की दिक्कत हो सकती है, मैं भी आ नहीं रही, जा नहीं रही, तो क्या करना है? रिप्लेस कर देना है। अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम के चक्कर में भी अगर वो मोबाइल को अपने रिपेयर सेंटर से मुंबई भेज रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है ना। और अगर ये वारंटी में है तब कंपनी का तो नुकसान हो गया। कंपनी को कस्टमर से क्या मिलेगा? जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलने वाला कंपनी से, लेकिन तो कंपनी का नुकसान हो गया। विच कैन बी डन लोकली इफ रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड टू द सर्विस सेंटर। यानी ये बात क्वेश्चन भी मानता है कि छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिपेयर सेंटर पे ठीक हो सकती हैं अगर रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाए। द फोन्स आर सेंट इन बैचेस। ईच सर्विस सेंटर क्रिएट 3 to 4 बैचेस ऑफ मोबाइल फोन इन ए डे। ए रिसेंट स्टडी शोड दैट बैचेस कुड बी कंबाइंड इनटू सिंगल बैच पर डे। बैच मतलब है कि एक बार में 4-5 फोन एक साथ भेजते हैं, ऐसा नहीं कि 1 by 1 फोन को भेज रहे हैं। 4-5 फोन हो गए, भेज दिया, फिर 4-5 फोन हो गए, फिर भेज दिया। The phones are repaired in Mumbai centralized center and sent back to respective service center for handing them back to customer. The phone which are repaired are sent in separate batches and those which are replaced are sent in separate batches। कुल मिलाकर ये पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। इससे क्या बात समझ में आई? इस कंपनी के 200 रिपेयर सेंटर हैं जहां पर सिर्फ फॉल्टी फोन को लेते हैं, लेने के बाद उसे मुंबई भेज देते हैं। मुंबई से ठीक आने के बाद कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई है? इनकी रिपेयर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। कारण क्या देख रहे हो आप? कितना उल्टा प्रोसेस है। रिपेयर कॉस्ट बढ़ गई है तो कंपनी के सीईओ को डर लग रहा है, बोलता है यार मार्केट में हमारा बोलबाला तो है, बट प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहे हम? तो रीजन क्या है? कॉस्ट का बढ़ जाना, रिपेयर कॉस्ट का बढ़ जाना। अब करते हैं इसका आंसर मैंने यहां पे लिखा हुआ ताकि अपना टाइम थोड़ा सेव हो और हम टू द पॉइंट बात कर सकें। देखो वो बात मैंने लिखी है कि माइनर इंप्रूवमेंट, ये जो शब्द है इंडिकेट करता है काइजन कॉस्टिंग को। काइजन कॉस्टिंग आपने चैप्टर नंबर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के अंदर पढ़ी है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या था कि किसके बारे में बात कर रहा है? सीईओ। तो वही बात लिख दी मैंने कि माइनर इंप्रूवमेंट का मतलब है काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? स्मॉल इंप्रूवमेंट विदाउट ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते जाओ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यानी कि ये फोकस करता है छोटे इंप्रूवमेंट करने पर, ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं करने पर ये फोकस करता है। इसे बोलते हैं काइजन कॉस्टिंग, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट। काइजन कॉस्टिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ह्यूज कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देने से क्या फायदा? सर वहां तो कॉस्ट इनकर होगी, हाँ, लेकिन जब आप ट्रेनिंग दे दोगे तो इंप्लॉइज अच्छा काम कर पाएंगे, और जब वो अच्छा काम कर पाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा,
प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी कॉस्ट पर कस्टमर या कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। डिस्कशन विद स्टाफ ऑन हाउ टू इंप्रूव, देख रहे हैं यहां पर इन्वॉल्वमेंट मांगता है ये सभी लोगों की। जैसे मान लो घर में पिताजी ने एक मीटिंग रखी कि भाई बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, एक मीटिंग रखी, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बताओ कैसे कम करें। तो आपने सलाह दी कि भाई देखो, बार बार जब मैं स्टडी रूम से बाहर निकलता हूं ना, कभी पानी लेने के लिए, कभी खाना देने के लिए, कभी किसी काम के छोटे मोटे काम के लिए, तो बार बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं उस बटन को बंद करूं, एसी के बटन को बंद करूं, बिजली के बटन को बंद करूं, पंखे के बटन को बंद करूं। मैं भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में चलता है पढ़ाई कैसे करनी है, अभी मुझे क्या पढ़ना है, आज मैंने क्या पढ़ा, आउटपुट आया कि नहीं आया, है ना, मेरा प्लान ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मेरे को इतनी टेंशन रहती है कि बटन दबाना मैं बार बार भूल जाता हूं। तो आपने सजेशन फेंका कि ये काम करते हैं, सेंसर वाले बटन लगवा लेते हैं। सेंसर वाले बटन यानी कि वो क्या करेंगे, जब रूम में गए तो लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, रूम से बाहर हो गए लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो हो सकता है आपके पिताजी को अच्छा लगे ये, लेकिन थोड़ा सा खर्चा इसमें होगा। बट इस इंप्रूवमेंट करने से अगर बिजली का बिल कम हो गया, मान लो खर्चा हुआ 500 रुपए और महीने में बिजली का बिल कम हो गया 800 रुपए, तो फायदा है ना। खर्च करो 500 रुपए, 800 तो बच रहे हैं ना, 300 का नेट बेनिफिट है। तो रिड्यूस वेस्टेज, स्मॉल सजेशन टू फॉर बिग बेनिफिट। तो कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या बोला गया, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, बता दिया हमने कैसे करना एक्सप्लेन। सेकंड में क्या बोला गया, लिस्ट द बेनिफिट। तो काइजन कॉस्टिंग के बेनिफिट क्या क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है कि ये वेस्ट को कम करता है, और 7 प्रकार के वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट को कम करता है, यानी कि इंप्लॉय का वेटिंग टाइम कम कर देगा, एक्सेस इन्वेंट्री नहीं होने देगा, यानी उतना ही माल रखो स्टॉक के अंदर जितना बिकना हो, फालतू में स्टॉक भर के मत रखो। छोटा सा इंप्रूवमेंट है, छोटा सा रूल है। दूसरा है, ये फोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन पर। जैसे पेपर को प्रिंट मत करो, स्कैन करके अपनी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में रखो। यह बात करता है टीम वर्क के ऊपर, यानी कि जब सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक टीम वर्क क्रिएट कर रहे होते हैं, एक टीम बना रहे होते हैं। और एक बार आपकी कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर उस कंपनी के सभी इंप्लॉइज एज ए टीम काम करें तो वो कंपनी जल्दी से ग्रो हो जाती है। अगला फायदा क्या है, डिफेक्टिव प्रोडक्शन कम होता है। अगला फायदा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है वो सारे इंप्रूवमेंट यहां पे लिख दो, एग्जाम में 4 या 5 पॉइंट लिखने काम बन जाएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या था, एडवाइस करो रिपेयर पर और रिप्लेस वाले प्रोसेस के ऊपर। तो देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने, कंपनी को एनालिसिस करना चाहिए सिटी वाइज, रिपेयर ऑब्लिक रिप्लेस कॉस्ट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, रिपेयर ऑब्लिक रिपेयर कॉस्ट पर एनालिसिस करना चाहिए, और कंपनी को रिपेयर कॉस्ट को, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए विद कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग सेंटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक सेंटर को मेंटेन करने पर आने वाला खर्चा महीने में अगर सारे फोन को रिप्लेस कर दें उससे आने वाले खर्चे से ज्यादा है, तो बताओ क्या सेंटर चलाने चाहिए? सोचिए बताना। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक महीने में सेंटर को मेंटेन करने में आने वाला खर्चा ज्यादा है किससे, रिप्लेस करने वाले खर्चे से, तो क्या सेंटर को मेंटेन करना चाहिए? आंसर इज नो। यानी कि रिपेयर करो ही मत, गारंटी दे दो, वारंटी नहीं गारंटी दे दो। 1 साल के अंदर फोन खराब हुआ, कोई भी दिक्कत हो छोटी मोटी कोई भी, हम फोन को रिप्लेस कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, कंपनी को कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और रिपेयर सेंटर को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या है, बहुत सारी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, सैलरी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट है। तो ये था आपका आंसर नंबर, रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला था, एडवाइस ऑन अदर मैटर। हाँ जी फाइनेंस मैनेजर साहब, अगर आपको अच्छा लगे तो किसी और पॉइंट पर भी एडवाइस कर देना। तो पहला पॉइंट क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ 200 सेंटर। 200 के 200 सेंटर का सेंटर वाइज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंपनी को करना चाहिए। कंपनी को देखना चाहिए सेंटर को खोल के रखने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। कॉस्ट तो पता ही है, इससे फायदा क्या हो रहा है, क्या सेल बढ़ रही है इससे हमारी? अगर सेल ज्यादा बढ़ रही है, कॉस्ट कम है तो कंटिन्यू करो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा, आज का जमाना हो गया ऑनलाइन, तो क्या करो, कस्टमर को कंपनी की वेबसाइट पर एक लिंक दे दो कि भाई यहां पर क्लिक करो, और अगर आपके फोन में कोई दिक्कत आ गई तो उसको सबमिट कर दो। हमारा एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आएगा, वहीं पर फोन को रिपेयर करेगा अगर पॉसिबल है तो, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फोन ले जाएगा और आपको नया फोन दे जाएगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी को रिपेयर सेंटर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट है, कंपनी अगर चाहे तो ये भी कर सकती है। क्वेश्चन में लिखा था ना कि छोटे से छोटा रिपेयर करवाने के लिए भी कंपनी फोन को कहां भेजती है, मुंबई।
कोशिश करो कि छोटे छोटे रिपेयर तो वहीं पे हो जाए। इससे दो फायदे होंगे, कस्टमर को अच्छा लगेगा, तुरंत आया, ठीक हो गया, चला गया, और कंपनी की कॉस्ट में भी कुछ कटिंग हो जाएगी। उसको डिस्पैच नहीं करना पड़ेगा, खर्चा बचेगा, फिर दोबारा वहां से डिस्पैच नहीं करना पड़ेगा, खर्चा बचेगा, कंपनी की रिपुटेशन बढ़ जाएगी, कंपनी की इमेज बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है कि जो भी कस्टमर अपने फोन को कंपनी में देने आता है कि भाई कुछ दिक्कत आ गई फोन के अंदर, तो कंपनी अगर चाहे तो उसे कोई बेसिक मोबाइल फोन दे सकती है टेम्परेरी तौर पर, कि भाई इस फोन को ठीक होने में 3 दिन लगेंगे, तो 3 दिन तक आप ये फोन ले जाओ, इसका इस्तेमाल कर लेना कॉल पर बात करने के लिए। तो कस्टमर क्या मिलने वाला है इससे? फील गुड फैक्टर। कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा कि यह कंपनी उसके बारे में सोच रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आप स्टडी मैट में देखेंगे, स्टडी मैट में काफी लंबा आंसर मिलेगा आपको, और स्टडी मैट का आंसर आपका 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, लगभग 3 पेज में है, बल्कि 3 पेज कंप्लीट कह लीजिए, 3 पेज में आंसर है। क्या एग्जाम के अंदर इतना लंबा आंसर लिखने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। एग्जाम में क्या लिखना है? टू द पॉइंट। जैसे मैंने आपको यहां पर आंसर लिखकर बताया, टू द पॉइंट, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास इतना समय नहीं है कि आपके बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ेगा वो। उसको टू द पॉइंट, मेन मेन कीवर्ड्स, मेन मेन लाइन अंडरलाइन करके दे दो, तुरंत पढ़ेगा, नंबर देगा, आगे चला जाएगा, अगले क्वेश्चन पर चला जाएगा। अच्छा, स्टडी मैट में इतने लंबे लंबे आंसर क्यों दिए होते हैं बताओ जरा? उसका रीजन है, स्टडी मैट में आंसर दिए गए हैं आपके लिए, और आईसीआई अपने हर आंसर को बहुत इलेबोरेट करना चाहता है आपके लिए। लेकिन क्या एग्जाम में आपको आंसर ऐसे ही लिखने चाहिए? नहीं। एग्जाम में क्या लिखना है? जितना क्वेश्चन पूछ रहा है टू द पॉइंट, कोई फालतू चीज नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, टू द पॉइंट। क्योंकि पेपर चेक करने वाला व्यक्ति, एग्जामिनर, जानता है आंसर, तो उसे क्या चाहिए? मेन चीज, यानी कि मेन आंसर। उसे फालतू पैराग्राफ, फालतू लाइंस नहीं चाहिए। और अगर आपने दी तो दो बातें होंगी, एक तो आपका समय खराब, दूसरा नंबर भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि काइजन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि खर्चों को कम करो, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करो। यानी कि कोई ऐसी कुछ खरीदना भी अगर होना, तो कोई ऐसा आइटम खरीदो कि जो दादा खरीदे और पोता भरते, यानी कि इतनी लंबी उसकी लाइफ हो और इतना ज्यादा वो प्रोडक्टिव हो कि दादा खरीदे और पोता भरते, यानी कॉस्ट इफेक्टिव। अब बात करते हैं अगली केस स्टडी की। केस स्टडी नंबर 8, पेज नंबर 13.30 पर आ जाओ। पेज नंबर 13.30, ये लो जी, पेज नंबर 13.30। एग्जाम में ये हेडिंग लिखी हुई नहीं मिलेगी। एग्जाम में क्या पढ़ना है हमारे को? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ये रहा भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में 4 बातें पूछी गई हैं, 4 बातें। रिक्वायरमेंट को पढ़कर हम अनुमान लगाएंगे एग्जाम हॉल में कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से है, कौन से वाला मॉडल इसको सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा, और इसके आंसर में क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक बात है। The chairman has asked you to quickly prepare a note highlighting the following points. कुछ बातों के ऊपर हाईलाइट यानी कि प्रकाश डालने के लिए बोला है। पहला पॉइंट है, लिस्ट द लाइकली लॉसेस arising due to breakdown of machinery due to non maintenance। क्या बात समझ में आई? क्या बोलता है? अगर मशीन के ऊपर हम मेंटेनेंस का खर्चा ना करें, मशीन को हम टाइम पर मेंटेनेंस ना करवाएं और मशीन बिगड़ जाए, मशीन खराब हो जाए, तो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उनकी लिस्ट बता दो। लिस्ट का मतलब क्या है? आपको 1 लाइन में, सवा लाइन में, मैक्सिमम 1.5 लाइन में बता देना है। 1 पॉइंट, मैक्सिमम 1 लाइन, सवा लाइन या 1.5 लाइन, बस, इसके ऊपर नहीं, लिस्ट करना है। अच्छा, यहां पर इसको पढ़कर क्या लग रहा है आपको? ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो ये इशारा कर रहा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, याद करो किस चैप्टर में है ये कॉन्सेप्ट? तो चैप्टर नंबर 3, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। कुल मिलाकर ये टीपीएम की बात कर रहा है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की ये बात कर रहा है। तो हमें बताना है कि अगर मशीन को रिपेयर ना करें, अगर मशीन को मेंटेन ना करें, उसकी मेंटेनेंस ना कराएं, हम बोले यार कि जब खराब होगी तभी कराएंगे ना। एसी अच्छी हवा दे तो रहा है, तो क्यों साफ करें इसकी जाली को जहां मिट्टी फंस गई है? क्यों? जब खराब होगा तो करेंगे ना। बाइक चल तो रही है,
क्यों इसकी सर्विस कराएं? जब खराब होगी तब करवा लेंगे। यानी कि अगर मशीन को टाइम पर मेंटेनेंस ना कराएं तो क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं वो बताने। अच्छा, दूसरा बोलता है एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ सच प्रोग्राम। देखा आपने? अब यहां पर सिंपली क्या पूछ रहा है ये, टीपीएम के फीचर्स बता दो जी। मतलब इसके आंसर में क्या लिखना है हमें? हल्का सा मीनिंग लिख दो उसका, आपका मन करे तो। वैसे मीनिंग पूछा नहीं है, लिख दो फिर भी एक लाइन दो लाइन के अंदर। टीपीएम मतलब सभी मशीन्स को टॉप वर्किंग कंडीशंस में रखने के ऊपर रखने वाला कॉन्सेप्ट। उसके मीनिंग लिख दो, फिर बाद में लिख दो उसके फीचर्स। अगला पॉइंट है कंपेयर। कंपेयर द प्रोग्राम आइडेंटिफाइड अबव एंड टीक्यूएम। अब यहां पे क्या बोल गया? कहता है टीपीएम और टीक्यूएम दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। अच्छा, टीक्यूएम क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या मतलब? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने हर एस्पेक्ट में क्वालिटी को अचीव करने पर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। चौथा पॉइंट है एडवाइज द वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस दैट द कंपनी कैन इंप्लीमेंट। कुल मिलाकर यहां पे क्या पूछ रहा है ये? टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। कितने प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं उनके बारे में ये पूछ रहा है। एडवाइज द वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, तो बस बता देना है कि टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने होते हैं बस। तो ये है जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर हम समझ गए कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। टॉपिक जो है वो टीपीएम है और टीक्यूएम है। हाँ जी, तो ये थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? सुपर रिफाइनरीज लिमिटेड इज ए लीडिंग ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये क्या करती है? ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, ऑयल रिफाइन करती है। द कंपनी हैज 3 प्लांट्स। एक है नॉर्थ में, एक है साउथ में और एक है वेस्ट में। द कंपनी हैज ए रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 30 मिलियन बैरल्स। द कंपनी करंटली इंजॉयज 40% शेयर ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। इनका 40% मार्केट शेयर है। द प्लांट रन्स ऑन ऑल 365 days in a year and operate at 100% of capacity। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहां तक पढ़ते हुए। द कंपनी करंटली डज नॉट हैव एनी मेंटेनेंस शेड्यूल इन प्लेस फॉर इट्स प्लांट एंड मशीनरी। एनी रिपेयर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज कैरिड आउट ऑन एडहॉक बेसिस। क्या मतलब? यानी कि मशीन कब रिपेयर करवानी है, कब उसके नट बोल्ट टाइट है कि नहीं चेक करना है, कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना ही कंपनी के पास ऐसा कोई शेड्यूल है। कंपनी मशीन कब ठीक करवाती है? जब मशीन बैठ जाती है, मशीन नहीं चलती। द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टू इंश्योर दैट कंपनी रोल्स आउट टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो कंपनी ने क्या इंप्लीमेंट किया है? TQM। और TQM क्या बोलता है? कि हर एस्पेक्ट में क्वालिटी हो। प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो प्रोडक्ट में भी क्वालिटी हो। द कंपनी डिड नॉट रिसीव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर रिगार्डिंग पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। The entire production team is quite excited with superior quality of product। कुल मिलाकर बात यह है कि जो इनका प्रोडक्ट है उसके संबंधित कभी भी कोई कंप्लेंट आती ही नहीं है। कस्टमर बड़ा खुश है। अब क्योंकि कस्टमर खुश है इसीलिए TQM टीम भी खुश है। However, in the last 3 months, लेकिन पिछले 3 महीनों में about 30% of the dispatches to customers were delayed। डिले हो गए, यानी कस्टमर ने आज किया ऑर्डर, 3 से 4 दिन में उसको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 3-4 दिन में नहीं पहुंचा, उसके बाद पहुंचा। ऐसे कितने केसेस हैं? 30%। अच्छा, कस्टमर को डिले हो रहा है, रीजन अगर एबनॉर्मल हो तो कस्टमर बात को समझेगा। जैसे ये टाइम ले लो आप, कोरोना टाइम चल रहा है, कई इलाकों में बहुत बारिश भी आ रही है, बहुत भयंकर बारिश आ रही है ना। अब इस टाइम पर अगर बाई चांस कुरियर 3-4 दिन की बजाय 5-6 दिन में कस्टमर के पास पहुंचे तो कस्टमर इस बात को समझेगा, क्योंकि ये सिचुएशन कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। ठीक बात है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी डिले होता है तो अब बताओ किसकी गलती है? कस्टमर क्या इस बात को एक्सेप्ट करेगा? आंसर इज नो। कस्टमर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस कम्स एट ए टाइम व्हेन द एंटायर प्लांट हैड टू बी शट फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटी ड्यू टू ब्रेक डाउन। बाप रे बाप, इन द मशीनरी फॉर वीक। पूरा 1 हफ्ता प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। कारण क्या था? मशीनें बैठ गई थी, एसी ने काम करना बंद कर दिया, अब गर्मी लग रही है। फटाफट से एसी वाले को फोन करो, अरे भैया कब तक आओगे, इतनी गर्मी हो रही है यार, फटाफट आ जाओ। वही सीन था।
The company also witnessed 20% rejection of final product. The customer claimed that product did not meet the specification agreed by them with the company. The director of refineries is worried about the worsening situation of the production at plant. Another concern for the director is in the increase of number of accident and loss of productive time due to this. कुल मिलाकर बात यह है, कंपनी बहुत बढ़िया थी लेकिन मशीन पर ध्यान नहीं देती थी. जब खराब होगी तो ठीक करवा लेंगे, ऐसा उसका एटीट्यूड था. एक बार मशीन खराब हुई, एक हफ्ते प्रोडक्शन नहीं हुआ, और जब प्रोडक्शन चालू किया तो फटाफट माल बनाना शुरू किया. तो ऐसे में डिफेक्टिव प्रोडक्ट ने बनना शुरू कर दिया. जब जल्दबाजी में घर पे कभी खाना बनाया जाता है ना, तो खाने का मजा नहीं आता. नोट करना, कई बार बहुत भूख लग रही है और घर पे खाना हो गया खत्म. आपने अपनी मदर से बोला कि बहुत भूख लग रही है, मदर ने बोला 2 मिनट रुक बस, अभी बनाती हूं, और उन्होंने ऐसा खाना बनाया कि आप गले से उतर नहीं रहा. रीजन क्या है इसके पीछे? जल्दी से बनाना, टाइम ही नहीं मिल पाया उसको, थोड़ा सा खराब बना है, मजा नहीं आ रहा आज. वैसा यहां पर हुआ, मशीन बैठ गई, ऑर्डर धका धकाते जा रहे थे, कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ. कंपनी ने फटाफट से प्रोडक्शन करना चालू किया. इससे हुआ क्या? डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया. कस्टमर कंप्लेन करने लगे. सोचो, गलती किसकी? टीपीएम कॉन्सेप्ट की. नुकसान किसको हुआ? टीक्यूएम टीम को. जो टीम कल तक खुश थी अभी वो क्या हो गई? दुखी. गलती किसकी? कंपनी की, कि टाइम पर मशीन का मेंटेनेंस नहीं करवाती. अब चिंता हो रही है. द चेयरमैन ऑफ द कंपनी कन्वेड an urgent meeting of the board of directors to understand the impact and reasons of situation at production plant. A key issue highlighted by his plant supervisor is that scheduled maintenance activity for plant was never carried out. कितनी खतरनाक लाइन है ये. क्या बोल रहा है वो? साहब, जब भी प्लांट का मेंटेनेंस करवाना होता है तो हम नहीं करवाते. जिस दिन बाइक की सर्विस करवानी थी ना, हमने बोला छोड़ो ना यार, चल तो रही है. जिस दिन संडे को हमें एसी के आउटडोर को धोना था, हमने नहीं धोया. हमने बोला यार कूलिंग कर तो रहा है, मान ला क्यों टेंशन लेते हो, बैठो ना यार, चाय बना के लाते. समझे बात को? तो टाइम पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ. द अंडरलाइंग एजम्पशन फॉर नॉट कैरिंग आउट सच मेंटेनेंस एक्टिविटी वाज सिंस द प्लांट इज रनिंग स्मूथली देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी. वही वाली बात भाई, जब एसी कूलिंग कर रहा है तो कहां टेंशन लेते हो भैया, बैठिए बैठिए, हम चाय बना के लाते हैं, उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे. संडे आज एंजॉय करिए, कहां है एसी धोने की टेंशन में लगे हुए हैं. तो वैसा ही कुछ सीन इस कंपनी के अंदर था. सच एक्टिविटीज कॉस्ट ए लॉट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम विच कुड अदरवाइज बी यूज फॉर प्रोडक्शन. देखा, लापरवाही, समय पर प्लांट का मेंटेनेंस नहीं करवाना, नुकसान क्या हुआ? प्रोडक्शन में डिले, डिफेक्टिव प्रोडक्शन, लेबर खाली बैठी रही. लेबर के तो मजे आ गए, काम क्यों नहीं कर रहे भैया आप? सर कंप्यूटर ही खराब है, सर मशीन ही खराब है. अब क्या बोलोगे? उनको कुछ नहीं बोल सकते. द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फंक्शनड इन सिलोज विद ऑलमोस्ट नो कॉपरेशन, नो कोऑर्डिनेशन. बाप रे बाप, इस कंपनी के अंदर तो गलतियों की भरमार है. एक आपका है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो क्या बोलता है? प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है, इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है, इस दिन तक कर देना है, इतने का ऑर्डर आया है. और एक है आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो जा जाकर हर मशीन को चेक करना चाहता है, नट बोल्ट टाइट है ना, ढीले तो नहीं पड़ गए, मशीन का कोई पार्ट हिल तो नहीं रहा, मशीन प्रॉपर काम कर रही है ना, मशीन को प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है ना, मशीन बबलिंग तो नहीं कर रही. समझे बात को? तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जब अपना काम करेगा, प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा. यस और नो? रोकना पड़ेगा. अच्छा, इस बात पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एग्री नहीं करता. वो क्या बोलता है? अमा यार काहे को टेंशन ले रहे हो, चल तो रहा है मशीन बढ़िया, बैठो चाय पियो और टिक मार लो, हाँ करिए आए मेंटेनेंस, बैठो बैठो बैठो. तो इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. यानी कि अगर ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाते तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले से मेंटेनेंस के लिए टाइम निकाल कर रखता कि भाई मेंटेनेंस वाला काम ना आप सैटरडे को आ जाना शाम को 7 बजे, फैक्ट्री बंद होती है 6 बजे, आप आ जाना 7 बजे, तब कर लेंगे यार, प्रोडक्शन भी नहीं रुकेगा और मेंटेनेंस भी हो जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं करते. The most critical part of the plant were not maintained for a long time. बार बार नजरअंदाज करना कि एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा. एक टाइम बाद क्या होगा? कोई ना कोई पार्ट उसका खराब होगा. आपको बोलेगा एसी का एग्जीक्यूटिव, सर एसी कूलिंग कॉइल खराब हो गई है, आपके 10,000 रुपए लगेंगे. तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब हर हफ्ते की हफ्ते इसकी उस जाली को निकाल कर धो देना, आउटडोर पर पानी मार देने से कितना बड़ा खर्चा हमारा टल सकता था, आज पता चला. द चेयरमैन कॉल्ड यू आफ्टर द मीटिंग and ask you to help him understand the current issue at the plant. और क्या बोलता है? We, देखो इन्वर्टेड कॉमा में, we had TQM in place at all our plants. I understand from the production director that TQM is working as intended.
वाई आर वी फेसिंग द ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग TQM? अरे चेयरमैन साहब, TQM मशीन के ऊपर ध्यान नहीं देता है। TQM क्वालिटी पर ध्यान देता है और ये फोकस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। हाँ, मशीन के ऊपर ध्यान देता है TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। मशीन्स को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखो। अरे चेयरमैन साहब, आपने शायद TPM और TQM के बारे में नहीं पढ़ा है। बात समझ में आई? अब करते हैं इसका आंसर मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा है, अपना समय बचाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए और टू द पॉइंट बात करने के लिए। पहले वही बात लिखी है मैंने, मशीन का ब्रेकडाउन इंडिकेट करता है, TPM की बात हो रही है और TPM चैप्टर नंबर 3 में है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, और TQM इसी चैप्टर के अंदर है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी? ब्रेकडाउन होने से कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं? तो भैया पहला लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ टाइम। मशीन बैठ गई, टाइम खराब होगा, प्रोडक्शन लेट होगा, कस्टमर को डिलीवरीज लेट होंगी। क्वेश्चन में पढ़ा था अभी हमने। अच्छा, दूसरा लॉस, इंटरप्शन अगर अनप्लैंड है तो लेबर खाली बैठी रहेगी। यानी कि आज सुबह सुबह नहा धोकर वर्कर 9 बजे चकाचक फैक्ट्री में पहुंच गया, मशीन का बटन ऑन करते ही धुआं निकल गया, मशीन बैठ गई। वर्कर क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता जी, मुझे तो आज की तनख्वाह चाहिए। क्या कंपनी उसको तनख्वाह देने से मना कर सकती है? आंसर इज नो। पूरे दिन मौज काटेगा और शाम को सैलरी भी लेके जाएगा वो। अगला पॉइंट, अगर ब्रेकडाउन होगा तो इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा उसे अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। नुकसान नंबर 4, इससे क्या करना पड़ेगा आपको एडिशनल सेटअप कॉस्ट करनी पड़ेगी। सेटअप कॉस्ट क्या होती है? जब एक मशीन को सुबह सुबह बटन दबा के ऑन करते हैं ना, तो कुछ मशीन्स ऑन होने में टाइम लगाती हैं। जैसे आपका जनरेटर, अगर कभी आपने खुद से ऑन किया हो या किसी को ऑन करते हुए देखा तो नोट करना, जब शुरू में जनरेटर को ऐसे ऑन करते हैं ना, तो वो पेट्रोल लेता है, बाद में मिट्टी के तेल से चलता है, वो केरोसिन ऑयल, है ना। तो ये जो खर्चा शुरू वाला बहुत ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। जब कार को स्टार्ट करते हैं ना शुरू में, तो उस समय पेट्रोल ज्यादा लगता है, उसको बोलते हैं सेटअप कॉस्ट। तो अगर मशीन बैठ रही है तो क्या करना पड़ेगा? मशीन को बार बार ऑन करोगे आप, चालू क्यों नहीं हो रही, तो क्या कर रहे हो आप? बार बार सेटअप कॉस्ट इनकर कर रहे हो। तो ये चौथा नुकसान हो सकता है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या बोला था? TPM के जरा फीचर बता दो। तो अगर आपका मन करे तो TPM की यहां पर मीनिंग भी लिख देना, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन ने पूछा है? नहीं, उसने क्या पूछा? सिर्फ फीचर्स। फीचर नंबर 1, पहले के जमाने में मेंटेनेंस करता था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जिम्मेदारी किसी थी मेंटेनेंस करने की? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। लेकिन हुआ क्या, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात नहीं मानता था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसीलिए आज के जमाने में बोला गया कि TPM को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सभी डिपार्टमेंट की है, सभी वर्कर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मशीन खराब हुई ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर साहब, आपको भी बख्शा नहीं जाएगा, आपको भी पकड़ा जाएगा। आपकी वजह से मेंटेनेंस नहीं हुआ, आपने टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं कराया इनको, तो कैसे करिए मेंटेनेंस। अगला पॉइंट, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दो ताकि छोटे मोटे मेंटेनेंस वाले टास्क तो वो खुद कर ले। यानी कि जब आपके घर में एसी को ठीक करने के लिए एग्जीक्यूटिव आता है, तो उससे पूछ लो कि भैया इसकी जाली निकालकर साफ कैसे करनी है, कहां पर है, आउटडोर में कहां पर पानी मार सकते हैं। तो छोटे मोटे रिपेयर यानी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो खुद ही आप सॉल्व कर लोगे। अगला पॉइंट है, ये एम करता है अचीव करने पे जीरो लॉस एंड माइनर स्टॉपेज, यानी मशीन बार बार बंद नहीं होनी चाहिए, ट्रबल फ्री मशीन चलती रहे। और ये बोलते हैं प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि खराब होने के बाद सुधरवाने से बेहतर है पहले सुधरवा लेना। बीमार होने के बाद दवाई खाने से बेहतर है कि पहले से ही ध्यान रखो ताकि बीमार ना पड़ो। अगला पॉइंट है, वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, सभी डिपार्टमेंट के सभी लेवल्स के वर्कर को। तो ये थे फीचर्स ऑफ TPM। तो TPM इन सब बातों पर फोकस करता है। थर्ड रिक्वायरमेंट थी कंपेयर करना है। अब कंपेयर में दो बातें होती हैं, एक तो कॉमन पॉइंट और एक डिफरेंट पॉइंट यानी डिफरेंस पॉइंट। अच्छा, TQM और TPM में कॉमन पॉइंट क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, दोनों ही टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट मांगते हैं, मतलब दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना जरूरी है। टॉप मैनेजर इस बात पर एग्री करते हो कि हाँ जी TQM और TPM को इंप्लीमेंट करेंगे। दोनों का ही फोकस है कॉस्ट को कम करने पर, दोनों ही चाहते हैं सभी वर्कर की इन्वॉल्वमेंट हो और दोनों ही चाहते हैं सभी को ट्रेनिंग दी जाए ताकि मशीन को छोटे मोटे रिपेयर सभी कर लें, प्रोडक्ट क्वालिटी में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंस पॉइंट क्या है? TQM फोकस करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, TPM फोकस करता है क्वालिटी ऑफ मशीन के ऊपर। इसके बाद एक पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। जरा ध्यान देना, इंटरडिपेंडेंस। अगर TPM ढंग से लगाया,
मशीन को टाइम पर मेंटेनेंस करवाया तो भाई साहब प्रोडक्ट की क्वालिटी में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा। यानी टीपीएम टीक्यूएम को इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। अगला पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। 5 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं: ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्रिवेंशन एंड ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस तब करवाओ जब मशीन रुक जाए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब डेली क्लीनिंग करते रहो, इंस्पेक्शन करते रहो, ऑयलिंग करते रहो, नट बोल्ट चेक करते रहो। करेक्टिव मतलब इंश्योर करो साफ करना आसान हो मशीन को, मशीन के नट बोल्ट चेक करना आसान हो, मशीन ऐसी जगह रखी हो कि वर्कर पहुंच पाए। चौथा है मेंटेनेंस प्रिवेंशन, यानी कि जो मेंटेनेंस टीम है वो मशीन डिजाइन टीम के साथ मिलकर ऐसी मशीन बनाती है जो मोर रिलायबल हो ताकि मेंटेनेंस करना ही ना पड़े। ऑटोनोमस मेंटेनेंस यानी कि प्लांट ऑपरेटर को इतना सक्षम बनाओ कि छोटे मोटे रिपेयर तो वो खुद ही कर ले। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये पढ़ लिया जी हमने, कैसा लगा? देखो मशीन की मेंटेनेंस तो करनी ही पड़ेगी। अब ये फोन है मेरे पास, ये भी क्या है? एक प्रकार की मशीन है। हर महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आपके पास जरूर आता होगा फोन में मैसेज कि यार स्पेस फुल हो गया, स्पेस खत्म करो। अब इसमें स्पेस नहीं है, क्या करना पड़ता है आपको? पुरानी बेकार फाइल डिलीट मारनी पड़ती है ना, ऑडियो वीडियो इमेज डिलीट मारनी पड़ती है। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? मशीन मेंटेनेंस। नहीं करोगे तो क्या होगा? फोन बहुत स्लो काम करेगा, फोन बहुत धीरे धीरे काम करेगा। कॉल आएगी तो नंबर लिखा आ जाएगा, बंदे का नाम लिखाने में समय लग सकता है। तो अब मैं अगर आपके अपनी बात करूं तो हम भी क्या है? हम भी मशीन है, एक प्रकार से ह्यूमन मशीन कह लीजिए आप। अपने आप को मेंटेनेंस करने का मतलब क्या है? थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पी लो, अच्छी डाइट लो, है ना, फालतू चीजें मत खाओ, ज्यादा तला हुआ भुजा हुआ मत खाओ, थोड़ा बहुत तो खाओ, बिल्कुल ज्यादा मत खाओ वरना गड़बड़ कर जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखने की होती हैं। अच्छा, एक बात बोलते हैं कि जो मशीन और घोड़ा, हॉर्स, दोनों हमेशा तंदुरुस्त होने चाहिए। ये कहावत है कि मशीन और घोड़ा दोनों तंदुरुस्त होने चाहिए वरना कंपनी बैठ सकती है, राजा गिर सकता है। अच्छा, घोड़े के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात मैंने सुनी थी कि जो हॉर्स होता है ना, जो घोड़ा होता है, आपने कभी देखा हो तो वो हमेशा खड़ा मिलेगा आपको, वो बैठा हुआ कभी नहीं मिलेगा। अगर कभी बैठा हुआ मिल गया तो समझ जाना घोड़े की तबीयत खराब है। वो सोते हुए भी खड़ा ही रहता है। अच्छा सर, हाँ सर्च हमारे गूगल पर देखो एक बार, सोते हुए भी खड़ा रहता है घोड़ा। इस बात का इंडिकेशन है कि वो परफेक्ट है, तंदुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 13.34 पे आ जाओ। इसकी भी क्या पढ़ेंगे पहले हम? रिक्वायरमेंट है इसकी पेज नंबर 13.36 पर। काफी लंबा क्वेश्चन है ये। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, आ जाइए। यू आर दी मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ ASPL। हम कौन है अब? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कभी हम फाइनेंस मैनेजर होते हैं, कभी हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, कभी हम कुछ होते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है केस में? कंपनी को एडवाइस करना। एज ए पार्ट ऑफ 6 सिग्मा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन टीम, यू आर रिक्वेस्टेड टू इवेल्युएट प्रपोजल सजेस्टेड बाय 6 सिग्मा टीम। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर कोई 6 सिग्मा टीम होगी जिसने कुछ बात करने पर जोर दिया होगा। तो हमें करना क्या है? हमें उसके प्रपोजल को इवेल्युएट करना है, यानी कि वैसा करना फायदेमंद है कि फायदेमंद नहीं है, इस बात को हमें बस चेक करना है। अच्छा जी। द टीम हैज यूज्ड DMAIC टेक्निक टू एसेस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इन्होंने क्या बोला कि टीम ने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को एसेस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए DMAIC टेक्निक का इस्तेमाल किया है। रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है? ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां पर क्वेश्चन ने क्या हमें इस टेक्निक के बारे में बताने के लिए कहा? नहीं कहा। मगर आपके स्टडी मैट में आंसर शुरुआत कहां से हो रहा है? इस टेक्निक के बारे में बताने से। तो सर ऐसा क्यों? वही रीजन है, स्टडी मैट में हर आंसर को इतना इलेबोरेट किया गया है कि स्टूडेंट समझ सके। एग्जाम में क्या इस टेक्निक के बारे में लिखना है? अगर सेम क्वेश्चन आए तो नहीं लिखना है। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया। बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इवेल्युएट द प्रपोजल। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है
और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले रिवीजन लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। इसको पढ़ने का सिर्फ इतना मतलब था कि आपको मैं समझा पाऊं कि ये क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं है, और इस क्वेश्चन में इस टेक्निक के बारे में लिखने के बारे में भी क्वेश्चन ने हमसे नहीं बोला है, लेकिन तब भी आपके स्टडी मैट में इसके बारे में लिखा हुआ है कि डिफाइन द प्रॉब्लम और उसके बाद मेजर द करंट परफॉर्मेंस। तो क्या इसके बारे में लिखना है? तो एग्जाम में तो नहीं लिखना आपको। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। हमें करना है इवेल्युएट। तो एग्जाम में क्या करना होगा? तो देखो, एक ये टेबल है, आपका पेज नंबर है 13.39। एक तो ये टेबल बनेगी सॉल्यूशन के अंदर, देखिए आपको, और दूसरी बनेगी आपकी ये वाली टेबल। बस आपको नीचे बस लिख देना है फायदेमंद है कि नहीं है, बस इतना इसका आंसर है। आपको आईसीआई में इतना लंबा आंसर देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि आईसीआई आपको आंसर को इलेबोरेट कर रहा है ताकि आप उसे समझ पाए। एग्जाम में सिर्फ उतना ही लिखें जितना क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ये केस स्टडी का क्वेश्चन आपका 12 नंबर का या 16 नंबर का आ जाता है, तब एक बार को आप थोड़ा बहुत लिख देना इसके बारे में, थोड़ा बहुत, क्योंकि अब नंबर बढ़ गए हैं तो हल्का बहुत लिख देना। हालांकि क्वेश्चन ने इस टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है। तो आज का वक्त लगभग हो चला है, अगला क्वेश्चन अगली क्लास में ही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि केस स्टडी मतलब होता है रियल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अभी पेन पेपर लेकर। जब प्रैक्टिकली आप लाइफ में जाएंगे, बिजनेस ज्वाइन करेंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे, तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। उनको तब आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन गलती करने से पहले, प्रैक्टिकली गलती करने से पहले अगर हम उसको प्रैक्टिस कर लें पेन और पेपर लेके, तो वो गलती होने के चांस कम हो जाते। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बात समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए। इससे मुझे और मेरी टीम को ये पता पड़ेगा कि जो ये एफर्ट्स मैं आपके लिए दे रहा हूं, इससे आपको फायदा हो रहा है। इससे मेरी टीम को भी काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।